झारखंड का एक छोटा सा गांव मनीरामपुर हरियाली से घिरा, पर घर के आंगन में चूल्हे से उठता धुआं भी कभी कभी भूख की आहट लिए होता है। सुबह का वक्त, धान के खेतों में हल्की धुंध। रामलाल और गंगा काम पर निकलते हैं। रामलाल हल जोतते हुए थके स्वर में, गंगा, देखना, इस साल पानी थोड़ा कम पड़ा है। खेत की मिट्टी रूखी लग रही है। हाँ रामू, पर तू चिंता मत कर, हमारी मेहनत सूखे को भी हरा कर देगी। थोड़ी देर खामोशी, फिर गंगा धीरे से पूछती है, मुकेश को कल स्कूल भेजा था, मास्टर जी ने क्या कहा? कह रहे थे लड़का तेज है, पढ़ेगा तो बहुत आगे जाएगा। उन्होंने कहा, रामलाल, तुम्हारा बेटा अफसर बनेगा एक दिन। अरे वाह, मेरे लाल का नाम अब मास्टर जी भी लेते हैं। रामू, अगर वाकई वो अफसर बनाना तो मैं रोज भगवान को तेल का दिया जलाऊंगी। गंगा, एक बात कहूं, कल सोहन के बापू आए थे, बोले पगला गया है रामलाल, पढ़ाई में खेत बेच डालेगा क्या? पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ेगा रामू, जब मुकेश भी हमें भूल जाए, जैसे शहर वाले बेटे माँ बाप को भूल जाते हैं। शहर? अरे वहां तो मिट्टी की खुशबू भी नहीं होती। पर हाँ, अगर मुकेश ले जाए तो बुरा भी न लगे। शाम का समय, घर में लालटेन जल रही है, चूल्हे पर दाल पक रही है। माँ, आज मैंने अंग्रेजी में पूरे नंबर लाए। तू ही तो हमारी असली पूंजी है बेटा, हम तो बस बुनियाद हैं तेरे मकान की। चलो, आज तो खाना थोड़ा ज्यादा बनाओ गंगा, मुकेश ने अंग्रेजी जीत ली है। रात का समय, गंगा और रामलाल खाट पर बैठे हुए। रामू, तेरे पसीने की हर बूंद में सपना पलता है, कहीं ऐसा ना हो कि जब वो बड़ा अफसर बने तो हमारी बूंदें सूख जाएं और उसे फर्क न पड़े। अगर ऐसी बात हुई गंगा, तो फिर वो अफसर नहीं, बस किसी और की छाया होगा। खेत से लौटने के बाद का समय, घर के बाहर की चौकी पर रामलाल बैठा है, हाथ में पुरानी चिट्ठी है। गंगा चूल्हे के पास दाल फूंक रही है। रामलाल धीरे धीरे चिट्ठी पढ़ते हुए, प्यारे बाबूजी, नमस्ते, मैं ठीक हूँ और आप भी अच्छे होंगे। मास्टर साहब ने कहा है कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। माँ को कहना कि मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। हर बार यही लिखता है, लेकिन अच्छा लगता है, जैसे उसकी आवाज हमारी मिट्टी में गूंजती है। गंगा, तुझे कभी कभी डर नहीं लगता? किस बात का? रामलाल धीरे से गहरी सांस लेते हुए, हम उसके लिए कर रहे हैं, खेत गिरवी, गहने बेचना, त्योहारों में सूखी रोटियां खाना, कहीं वो सब उसे बोझ न लग जाए एक दिन। बोझ? तू ये कैसे सोच सकता है रामू? सच कहूं गंगा, शहर का पानी पीते पीते इंसान की जुबान बदल जाती है और खून भी शायद। कभी कभी सोती हूँ तो डर लगता है, सपना आता है, मुकेश घर लौटता है, लेकिन वो हमें पहचानता नहीं, पूछता है आप कौन, और फिर मेरी नींद खुल जाती है। कल मैंने देखा, मुन्ना का लड़का अफसर बनकर आया, गाड़ी से उतरा, लेकिन अपने बाप से नजरें चुराता रहा। बापू ने दौड़ के गले लगाना चाहा तो बोला, अभी नहीं बाबा, बीवी को धूल से एलर्जी है। गंगा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। गंगा धीरे से बोलती है, रामू, तू कहता है ना हम बुनियाद हैं, लेकिन अगर मकान ही बुनियाद को ढक दे तो वो बुनियाद भी घुटने लगती है। घर में हल्की बरसात की आवाज। रामलाल खाट पर बैठा संदूक खोलता है। संदूक में कुछ चिट्ठियां, मुकेश की तस्वीर और एक पोटली में गहनों के कागज। रामलाल एक पुरानी डायरी निकालता है। रामलाल डायरी में लिखते हुए, अगर कभी मेरा बेटा इस घर में नहीं लौटा तो ये डायरी उसके लिए होगी, ताकि वो जान सके उसकी हर सफलता में माँ की सूखी रोटियां और बाप की दरारों वाली हथेलियां थीं। अगली सुबह गंगा हाथ में तेल की शीशी लिए तुलसी के सामने दीपक जलाती है। हे तुलसी मैया, हमारा मुकेश जहाँ भी हो, उसे समझ दो कि माँ बाप की छाया बुढ़ापे में सबसे ठंडी होती है, उसे मत खो देना।
ये टुकड़ा सिर्फ डर और उम्मीद के बीच झूलती माँ बाप की दुनिया को दिखाता है, जहाँ खुशियां सपना है, लेकिन अधूरेपन का डर हकीकत बनता जा रहा है। शाम की पीली रोशनी में जहाँ चाय के प्याले ठंडे हो जाते हैं, पर रामू और गंगा की उम्मीदें अब भी गर्म हैं। बेटा शहर में है, कई महीनों से कोई चिट्ठी नहीं, पर माँ बाप आज भी उसी आंगन में तुलसी के पास बैठकर बेटे की बात करते हैं। कहीं नौकरी मिल गई हो तो? कुछ सोच रहे हो रामू? सोच रहा हूँ मुन्ना को नौकरी मिल गई होगी कि नहीं। कई दिन से कोई चिट्ठी नहीं आई। गंगा मुस्कुराकर बोलती है। तू डरता क्यों है? हमारा मुन्ना मेहनती है, वो जरूर कहीं नौकरी कर रहा होगा, बस जरा व्यस्त होगा। पिछली बार जो चिट्ठी आई थी उसमें लिखा था इंटरव्यू है अगले हफ्ते, तब से 1 महीना बीत गया। गंगा, तू कहती है ना माँ की छठी इंद्री होती है, मेरी छठी इंद्री डर रही है। याद है रामू, जब मुन्ना 5वीं पास किया था, तू पूरे गांव में रसगुल्ला बांट आया था। अब अगर नौकरी लगेगी तो मैं मंदिर में दिया जलाकर 100 बार आरती करूंगी। मैं तो सोचता हूँ जब वो पहली तनख्वाह लाएगा ना। गंगा हंसते हंसते रोती है। अब कहाँ रामू, हमारी उम्र में पायल नहीं, बेटे का प्यार चाहिए। गांव वालों की बातें थोड़ी कसक। सुनीता की बेटी को बैंक में नौकरी लग गई है, गांव की औरतें कह रही थीं। रामलाल का बेटा तो अब शहर में खो गया लगता है। हमें क्या लेना दुनिया की बातों से। मेरा मुन्ना एक दिन अपने बाबूजी के पैर दबाते हुए खुद कहेगा, आपके कारण मैं यहाँ तक आया हूँ। आकाश की ओर नजर, उम्मीद और आंखों की नमी। देख रामू, चिड़ियाओं लौटने लगी हैं। अपने घोंसले हमारा मुन्ना भी एक दिन लौटेगा ना, खाली हाथ नहीं, पर एक नई पहचान के साथ। रामू आंखें पोंछते हुए। अगर वो आएगा ना गंगा, तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक बार उसका हाथ पकड़कर कहूंगा, तू आ गया बेटा, बस अब कुछ नहीं चाहिए। रामू आंगन के कोने में बैठे बैठे अपने फटे रजिस्टर में कुछ लिखता है। क्या लिख रहे हो रामू? अगर मुन्ना आया तो क्या क्या कहूंगा, उससे वही लिख रहा हूँ, कहीं मैं रो ना पड़ूं उससे पहले। तू मत रोना रामू, माँ बाप के आंसू बेटे के दिल में चुभ जाते हैं। हम सिर्फ मुस्कुरा कर कहेंगे, बेटा अब देर मत करना, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं। सूरज की पहली किरण तुलसी के पत्तों पर पड़ती है। गंगा आंगन में झाड़ू लगा रही है। रामू कुएं से पानी भरकर ला रहा है। तभी गली में डाकिये की साइकिल की घंटी बजती है। डाकिया हंसते हुए, रामू भैया, शहर से मुन्ना बाबू की चिट्ठी आई है, आज तो मिठाई पक्की समझूं। सच कह रहा है शुक्ला, ला दे यार, कितने दिन से इंतजार था। रामू कांपते हाथों से चिट्ठी लेता है, जैसे कोई सोने का पत्र हो। का झटपट पास आती है और दोनों बैठकर चिट्ठी खोलते हैं। चिट्ठी पढ़ते वक्त खुशियों से भरा सन्नाटा। प्यारे बाबूजी और माँ, आपका आशीर्वाद फलीभूत हुआ। मुझे पटना में सरकारी अफसर की नौकरी मिल गई है। पहली तनख्वाह के साथ सबसे पहले आपके लिए कुर्ती पायजामा, साथ में आपका मनपसंद गमछा, माँ के लिए रेशम की साड़ी भेजूंगा। जल्द ही मिलने आऊंगा। आपका बेटा राजू, अब ऑफिसर राजेश कुमार। गंगा आंखों में आंसू ली। रामू, तेरा बेटा अफसर बन गया, देख तो सही, उसने हमारे लिए चप्पल की बात की है। आज भगवान ने सुन ली गंगा, अब देख, खेत भी हरियाएंगे और आंगन भी चमकेगा। गांव का माहौल, खबर फैलती है। रामू लौटा लेकर सीधा रामदीन काका के घर जाता है। रामदीन भैया, मुन्ना को नौकरी लग गई, पटना में अफसर बन गया हमारा बेटा। और बस उसके बाद तो गांव की गलियों में शोर मच जाता है, रामू का बेटा बाबू बन गया रे। अरे मिठाई मंगवा लो, रामू के आंगन में चिट्ठी आई है, अब तो रामू बाबू कहलाओगे भैया। गंगा गुड़ और चावल निकालती है। चूल्हे पर खीर चढ़ जाती है। उधर मंगला चाची, कमली, फुलवासी, बुआ सब आ जाती हैं बधाई देने। सबके हाथ में खीर पहुंचेगी आज। अब तो मेरा आंगन भी अफसर वाला हो गया। और सुनो सब लोग, आज सबको बताशा भी मिलेगा, क्योंकि ये खुशी सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की है। शाम होते ही गंगा तुलसी में दिया लगाती है। रामू वहीं बैठा लिख रहा है एक जवाब की चिट्ठी। एक पंक्ति लिखता है, बेटा
तू आया तो हम फिर से जवान हो जाएंगे। जहाँ गांव के कुछ लोग खुलकर नहीं बोलते, लेकिन उनके शब्दों में जलन, शक और अंदर ही अंदर हिंसा पनप रही होती है। रामू ने बेटे की नौकरी की चिट्ठी पड़ोसियों को भी दिखाई थी। अब गांव के लोग चौपाल पर बैठे गप्पे मार रहे हैं। कुछ सच्ची बधाई देने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग हिंसा डूबी मीठी जुबान चलाते हैं। रमेसर हंसते हुए, अरे सुना, रामू का छोरा बाबू बन गया। अब तो गांव को भूल जाएगा वो। देखना, अब कभी वापस नहीं आएगा। सीधे पटना में बंगला बनाएगा और माँ बाप को भी वहीं बुला ले जाएगा। कौन जाने कल को माँ बाप को पहचानने से भी इनकार कर दे। बड़े अफसर जो बन गए। बोलने की आवाजें हल्की लेकिन जहरीली होती हैं। कुछ बेरोजगार युवा पास में बैठकर इस बातचीत को सुनते हैं। उनके दिल में जलन होती है। हम तो गांव के लिए मिट्टी खोदते रहे और अफसर बना रामू का बेटा, अब वो हमें देखेगा भी नहीं। चलो आज रात को उसके दरवाजे पर कुछ ऐसा करते हैं कि पता चले अफसर बेटा है, लेकिन गांव का डर अभी जिंदा है। चलो आज रात को उसके दरवाजे पर कुछ ऐसा करते हैं कि पता चले अफसर बेटा है, लेकिन गांव का डर अभी जिंदा है। मन में बदले की आग सुलगने लगती है। कोई सीधा हमला नहीं कर, लेकिन छुपकर वार करने की सोच बन जाती है। रामू, सुना है गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। किसी ने कहा कि मुन्ना अब लौटेगा ही नहीं। लोगों की बातें हैं, गंगा दिल से बधाई नहीं दे सकते तो पीठ पीछे जहर उगलते हैं। पर रामू, मुझे डर है कहीं ये नफरत हमारे घर तक ना पहुंच जाए। बस तू हिम्मत रख, मुन्ना लौटेगा और सबके सामने सीना तान के कहेगा, मैं रामू किसान का बेटा हूँ। रात में कुछ लड़के छुपकर रामू के आंगन के पास पत्थर फेंकते हैं। किसी ने दीवार पर कोयले से लिखा, अब तू गांव को भूल जा बाबू। गंगा रोती है, रामू बाहर आता है, कुछ दिखता नहीं, पर अंदर डर घर कर गया। हरद्वारी काका रामू के घर आता है। रामू, समझ ले बेटा, सफलता पे सबको खुशी नहीं होती। कुछ लोग तो तुम्हारी रोटी में भी कांटे ढूंढेंगे, पर तू झुक मत, तेरी मेहनत है और मुन्ना की भी। काका, मैं डरता नहीं, बस माँ बाप का दिल है बेटा। लौटे इतना ही ख्वाब है। गंगा खुद बेटे के नाम एक चिट्ठी लिखती है। बेटा अफसर बन गया, ये खबर सुनकर माँ की आंखें भर आईं। लेकिन गांव में कुछ आंखें हैं जो तुम्हारी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर लौटे तो थोड़ा सब्र से चलना और माँ बाप को थाम लेना। शाम का समय, आंगन में रामू और गंगा बैठे हैं। गंगा की आंखों में डर है। रामू शांत है, लेकिन अंदर कुछ टूटता सा लग रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मौलवी साहब आते हैं। अरे मौलवी साहब, सलाम इस वक्त। मौलवी साहब मुस्कुराते हुए, रामू भाई, सुना मुन्ना अफसर बन गया, अल्लाह उसकी मेहनत में बरकत दे। पर साथ ही कुछ बातें सुनी जो मन को बेचैन कर गईं। साहब, लोग कह रहे हैं बेटा हमें भूल जाएगा, कोई हिंसा से तो कोई जलन से। रात को पत्थर भी फेंका किसी ने। लेकिन तू जानता है, जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है तो उसे न जमाना रोक सकता है, न जहर फैला सकते हैं लोग। पर साहब, अगर गांव ही दुश्मन बन जाए तो बेटा कैसे लौटेगा? बेटा तो तेरे दिल का टुकड़ा है बहन। उसने मेहनत की, पर तेरी रोटियों में पलकर ही बड़ी हुई उसकी ताकत। वो लौटेगा अगर तू डर नहीं दिखाएगी। तू डर से नहीं, दुआ से उसका इंतजार कर। रामू, जब पेड़ ऊंचा होता है तो सबसे पहले उसे हवा झेलनी पड़ती है। तेरा बेटा उस ऊंचाई पर पहुंचा है जहां सबकी नजर जाती है। कोई दुआ करता है, कोई बदुआ। रामू की आंखें भर आती हैं। साहब, आपके जैसे लोग अगर साथ हों तो डर कम लगता है। बस यही ख्वाहिश है, बेटा जब लौटे तो गांव उसे बाहों से स्वागत करे, हिंसा से नहीं। तो तू पहले अपने दिल की दीवारों से डर हटा। कभी कभी नफरत का इलाज सिर्फ सब्र और प्रेम होता है। तेरा बेटा वापस आएगा रामू, और तेरे आंगन में फिर से उजाला होगा। मौलवी साहब जाते जाते एक आखिरी बात कहते हैं जो रामू के दिल में गूंजती रहती है। रामू भाई, लोग अगर जहर बोते हैं तो तू फूल उगाना मत छोड़, क्योंकि बेटा लौटेगा तो वो तेरी नजरों में माँ बाप को ढूंढेगा और दुनिया की नजरों में इंसानियत को। साहब, मैं जानता हूं वो हमें भूलेगा नहीं, पर गांव की बातें दिल में घाव कर गई हैं। रात की नींद भी छिन गई है। मौलवी साहब के जाने के बाद एक चिट्ठी लिखने बैठते हैं, लेकिन वो चिट्ठी भी कभी भेजते नहीं हैं। रात के सन्नाटे में बस पेड़ों की सरसराहट और कहीं दूर खेतों से आती झींगुरों की आवाज थी। मौलवी साहब जा चुके थे,
लेकिन उनके अल्फाज अब भी आंगन की मिट्टी में गूंज रहे थे। गंगा चुप थी। रामू खाट पर बैठा, घुटनों पर हाथ रखे, सामने टकटकी लगाए देख रहा था। थोड़ी देर बाद गंगा धीरे से, लिख दे रामू, जो कहना है लिख दे। इसे लिखूं? उसे जो पता नहीं अब हमें याद भी करता है या नहीं। रामू चिट्ठी लिखने लगता है, पर हर शब्द में एक टूटती हुई उम्मीद होती है। बेटा, जब तू पैदा हुआ था तो खेत में पानी नहीं था, लेकिन मेरी आंखों में आसमान भरा था। तेरा नाम रखा था शिवराज, क्योंकि हम चाहते थे तू इस मिट्टी का राजा बने, और बना भी। तेरी माँ हर रोज तेरे नाम की रोटी बचाकर रखती है, कहती है जब लौटेगा तो भूखा न रहे। मैं हर रोज खलिहान की ओर देखता हूं, शायद कोई साइकिल आती दिखे, पर अब तो सपनों में भी धुंध है बेटा। कोई नहीं जानता कि तू लौटेगा या नहीं, लेकिन मौलवी साहब कहते हैं अगर बेटा सच्चा हो तो एक दिन माँ बाप के पैरों में फिर से सिर रखेगा। मैं तेरा इंतजार करूंगा बेटा, हर रोज, हर सांझ, हर त्योहार, जब तक सांस चले। रामू की कलम रुक जाती है, आंखें भीग जाती हैं। गंगा की आंखें छलक उठती हैं, पर मुस्कुराकर कहती है, भेजोगे? नहीं, ये चिट्ठी नहीं भेजनी, ये हमारे दिल की किताब में रहेगी। शायद एक दिन वो खुद लौटे और खुद पढ़े कि हमने कभी शिकायत नहीं की थी, सिर्फ इंतजार किया था। चिट्ठी को रामू संदूक में रखता है, वहीं जहां गंगा उसकी बचपन की चप्पलें रखती थीं। जब तक ये चिट्ठियां बची हैं, हम जिंदा हैं, क्योंकि उम्मीद की सबसे मीठी गंध इंतजार की होती है। बहुत दिन बीत जाने के बाद शाम का वक्त था। चूल्हे में आग जल रही थी, गंगा रोटी बेल रही थी, पर आज जैसे हाथ कांप रहे थे। उधर रामू चौपाल से लौट रहा था। दरवाजे पर डाकिया मिला। बाबूजी, आपके बेटा का खत आया है। रामू के हाथ कांप गए। गंगा भाग कर आई। क्या हुआ रामू? छोटू का खत आया है, रामू ने फुसफुसाकर कहा। गंगा की आंखें चमक उठीं। जरा जल्दी पढ़ो ना। रामू ने कांपती उंगलियों से चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। हर शब्द जैसे गंगा के दिल में उतरता जा रहा था। प्यारे बाबूजी और अम्मा, सादर प्रणाम। बहुत दिन हो गए आपको देखे बिना, आपकी आवाज सुने बिना। और अम्मा, तुम्हारा बनाया सरसों का साग तो अब सपनों में आता है। यहाँ बड़े बड़े होटल हैं, चमकदार थालियां, पर कोई नहीं जो सरसों का साग परोसते हुए पूछे, और लेगा बेटा? तेरी रोटी की खुशबू अब तक दिल से नहीं गई अम्मा। मैं लौटूंगा, हर कौर में तेरे हाथों की लकीरें पहचानूंगा। बाबूजी, आप कह रहे थे बड़ा अफसर बन जाना, लेकिन इंसानियत मत छोड़ना। आपका यह आशीर्वाद हर दिन मेरे कानों में गूंजता है। आपका खोया हुआ बेटा छोटू। गंगा ने जैसे ही ये सुना, उसका बेलन हाथ से गिर गया। वो चूल्हे के पास ही जमीन पर बैठ गई। रामू सुन रहे हो ना? वो लौटेगा, मेरा छोटू लौटेगा। उसने याद किया हमें, सरसों के साग को याद किया उसने। रामू की आंखों में पहली बार किसी ने आंसू देखे। उसने चिट्ठी को सीने से लगाकर कहा, मैंने कहा था गंगा, माँ बाप की दुआ लौटती है, बेटा बनकर वो आएगा, अब की बार जरूर आएगा। गंगा आंगन में दौड़कर आई, जहाँ छोटू की बचपन की चप्पलें आज भी टंगी थीं। देखो छोटू, तेरी माँ तेरी रोटी बेल रही है। आ जाना बेटा, अब देर मत करना। चिट्ठी अब संदूक में नहीं जाती। गंगा उसे तकिए के नीचे रखती है, जैसे बेटा रात को वहीं सो रहा हो। कुछ दिन बीत जाने के बाद रामलाल खाट पर बैठे थे। कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर समय की रेखाएं गहरी हो चुकी थीं, पर आंखों में अब भी एक उम्मीद की चमक थी, जो सिर्फ एक बेटे के लौट आने से जुड़ी थी। तू बोलता था ना छोटू कि तेरी अम्मा की रोटी सबसे स्वाद होती है। अब रोटियां तवे पर सूख जाती हैं बेटा। तेरे बिना कोई थाली में हाथ भी नहीं लगाता। गंगा, आज मैंने सपना देखा कि अब इस आंगन में कोई धूप नहीं उतरती। गंगा, तेरा छोटू आया तो था एक बार, पर वक्त का सूट बूट पहनकर, और फिर चला गया गांव की मिट्टी छोड़कर। पता नहीं अब वो पहचान भी पाएगा हमें कि नहीं। गंगा ने एक टिफिन निकाला, जिसमें सरसों का साग और बाजरे की रोटी रखी थी। उस दिन के लिए जब मेरा छोटू बिना बताए लौट आए। तभी दरवाजे पर एक पुरानी सी साइकिल की आवाज आती है। गंगा चौंक जाती है।
रामलाल धीरे से उठते हैं, कंधे पर लाठी टिकाए, नजरें दरवाजे पर गड़ाए। सामने एक छाया दिखती है, कमजोर, धूल से भरा चेहरा, लेकिन वही आंखें। छोटू धीरे धीरे आगे बढ़ता है, गंगा के सामने आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। गंगा कांपते हाथों से उसके चेहरे को छूती है। तू ही है ना बेटा? तू सच में आया है ना, या फिर मेरी आंखों ने फिर से धोखा खा लिया? छोटू घुटनों के बल बैठ जाता है, माँ के पैरों में सिर रख देता है। अम्मा, बहुत देर कर दी आने में, पर जिस हर सांस में तुम थी वो कभी छूटी नहीं मुझसे। गंगा उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ती है। मैंने हर दिन सरसों का साग तेरे लिए बनाया बेटा, हर रात तेरा नाम लेके सोई। आज तू आया है तो लगता है सांसें फिर से चल पड़ी। रामलाल भी आंखें पोंछते हुए पास आते हैं। अब बस एक ही बात कहनी है बेटा, तेरे लौटने से पहले ये घर बस ईंट और मिट्टी का था, अब फिर से घर बन गया है। एक माँ, एक बाप और एक पछताया हुआ बेटा आंगन के उसी कोने में बैठे होते हैं जहाँ कभी बचपन में छोटू कंचे खेला करता था। गंगा धीरे से कहती है, रुक जा बेटा, रोटी गरम करती हूँ। आज खाने में तेरी अम्मा की रसोई फिर से जिंदा हो जाएगी। गंगा और रामलाल का दिल धड़कता है। वे चाहते हैं कि उनका बेटा खुश रहे, उसे सच्ची खुशी मिले और उसे अपनी मेहनत के फल के रूप में अपना घर बसे। अब तू हमारे पास है बेटा, तेरे बिना क्या था हमारा। कुछ दिन बाद रामलाल और गंगा एक रात आपस में बातचीत करते हैं। गंगा ने मन में यह ठान लिया था कि छोटू की शादी करा दी जाए। रामू, अब छोटे को हम अपने घर में बिठाए रहते हैं, लेकिन वो अकेला है। हमने उसकी शादी नहीं करवाई। इस साल न सही, अगला साल हमारी खुशी का साल हो। तू सही कहती है गंगा, हमारे छोटू को एक अच्छी बहू चाहिए जो उसे अपनी ममता से संजीवनी दे सके। कभी कभी मुझे लगता है कि वह शहर की दुनिया में खो गया है, अब उसे घर का प्यार चाहिए। उसकी शादी से घर में खुशियां भर जाएंगी। रामलाल और गंगा गांव के बड़े बुजुर्गों से राय लेते हैं। वे समझते हैं कि छोटू को एक अच्छे घर से लड़की मिलनी चाहिए, एक ऐसी लड़की जो उसकी तरह मेहनती हो, जो उसके साथ मिलकर घर और परिवार की खुशियां बढ़ा सके। गांव वाले लोगों की मदद से छोटू की शादी एक अच्छे परिवार से हो जाते हैं, जिनका नाम मायारा। वह देखने में सुंदर और शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। गंगा, अब तो हमारा घर पूरा हो गया, अब छोटू के साथ ये सफर और भी सुंदर होगा। गंगा आंखों में आंसू और मुस्कान के साथ, हाँ रामू, अब हमें कोई कमी नहीं रही। शादी के बाद छोटू और मायारा एक दूसरे के साथ घर में रहकर खुश रहते हैं। वे मिलकर काम करते हैं। उनका बेटा अब संसार की दौलत से भी ज्यादा खजाना ले आया है। घर में प्यार, हंसी और खुशियां। इसी के साथ रामलाल और गंगा का जीवन शांति और संतोष से भर जाता है। मायारा आंगन में कपड़े सुखा रही होती है, तभी पड़ोसन शीलावती आती है। शीलावती धीरे धीरे बोलते हुए मानो सलाह दे रही हो। अरे बहू जी, आप तो शहर की पढ़ी लिखी लड़की हैं। यहाँ गांव कीचड़, मच्छर, गोबर, ये सब क्या आपको सूट करता है? देखना, 2 महीने में ही रंग ढल जाएगा, बाल बिखरने लगेंगे। मायरा मुस्कुरा देती है, पर मन में बात चुभ जाती है। क्या मैं सच में इस गांव की नहीं हूँ? क्या ये घर, ये मिट्टी मेरी जगह नहीं है? धीरे धीरे मायरा का स्वभाव बदलने लगता है। पहले जो हंसकर खाना बनाती थी, अब चुपचाप काम करती है। सासू माँ की बातों का सीधा जवाब नहीं देती। रामलाल और गंगा की बातचीत करते हुए इमोशनल संवाद में गंगा धीरे से, रामू, तुझे नहीं लगता बहू अब पहले जैसी नहीं रही? जो मुस्कुराहट लाती थी घर में, अब वो कहाँ है? हाँ गंगा, शायद नया घर है, वक्त लगेगा। या हो सकता है गांव की बोली बानी उसे भारी लग रही हो। गंगा धीरे से आंसू पोंछते हुए, बस इतना डर है राम, कहीं ये चुप्पी कल हमारा छोटू भी ना ले जाए हमसे दूर। मायरा बार बार कहने लगती है, छोटू चलो शहर चलते हैं। छोटू बीच में फंसा रहता है, एक तरफ माँ बाप, एक तरफ पत्नी। घर में माहौल धीरे धीरे बोझिल हो जाता है। कोई कुछ कहता नहीं, पर सब कुछ बदल रहा होता है। रामलाल और गंगा मिट्टी के चबूतरे पर बैठे हैं। चूल्हा बुझ चुका है,
हवा में सरसों की महक है, पर मन में कोई स्वाद नहीं। रामू, छोटू तो अब हमारे बीच होते हुए भी दूर हो गया है। वो हमारे साथ बैठता तक नहीं, कुछ कहता भी नहीं। गंगा, जब बहू आई थी तो मैंने सोचा था अब घर में एक और बेटी आई है, पर अब लगता है जैसे हमारे आंगन में पराया रंग घुल गया है और छोटू उसी रंग में ढलता जा रहा है। मुझे तो डर लग रहा है रामू, कहीं ऐसा न हो कि एक दिन छोटू बोले हम शहर जा रहे हैं और फिर हमारे लिए सिर्फ यादें छोड़ जाएं। एक बार फिर खाली यह आंगन, यह दीवारें। रामलाल धीरे से मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर होंठ कांपते हैं। जब छोटू छोटा था ना, यही आंगन में मिट्टी में खेलता था। बाबूजी देखिए, कितना ऊंचा उछला पतंग। अब शायद उसके सपने इतने ऊंचे उड़ गए हैं कि हम नजर भी नहीं आ पाते। मैंने तो बस इतना चाहा था रामू कि बहू हमारे साथ बैठे, 2 रोटी साथ खाए, पर अब तो लगता है जैसे रोटियां बनती हैं किसी के लिए नहीं, आदत भर है। छोटू भी अब बहू की आंखों में अपना भविष्य ढूंढता है, हमारी झुर्रियों में नहीं। रामलाल गंगा का हाथ थाम लेता है, दोनों की आंखें भीगी होती हैं। गंगा, हम तो उम्र भर मिट्टी जोते रहे, पर अब लग रहा है कि अपनी ही उगाई फसल हाथ से खिसक रही है। और सबसे दुख की बात यह है, हमें कुछ कहने का हक भी नहीं बचा। शाम का समय है, आंगन में हल्का सा अंधेरा हो रहा है। छोटू और मायारा बैठे हैं, पास में चाय की प्याली रखी है। मायारा की आंखों में उस शहर की चमक और आगे बढ़ने का सपना है, जबकि छोटू अभी भी अपनी गांव की जड़ों से जुड़ा हुआ है। छोटू, तुम जानते हो इस गांव में क्या रखा है? यहाँ सिर्फ खेत है, गोबर है और मच्छर हैं। शहर में तो हम अच्छे से रह सकते हैं, एक अच्छा घर होगा और तुम भी आराम से ऑफिस में बैठोगे। वहाँ हम दोनों की दुनिया होगी, एक अच्छा जीवन मिलेगा। मायरा, तुम जानती हो कि यह गांव मेरे लिए क्या है? यह हमारी जमीन है, यही वो जगह है जहां हम बड़े हुए, जहां हमारे सपने पले बड़े। शहर की चमक दमक में मुझे क्या मिलेगा? मुझे यही आंगन, ये खेत, ये मिट्टी ही प्यारी है। मायारा जिद करते हुए। पर छोटू, क्या तुम हमेशा इसी तरह सोचते रहोगे? तुम भी बड़े आदमी बन सकते हो, तुम्हारे पास नौकरी, पैसे, सब कुछ हो सकता है अगर हम शहर चले जाएं। यहाँ क्या रखा है? मच्छर, धूल और फसलें। हम इसे छोड़ सकते हैं छोटू, हमें इस दीन दुनिया से बाहर निकलना। छोटू अभी भी चुप, लेकिन उसकी आंखों में उलझन साफ दिख रही है। मायरा, तुम ठीक कह रही हो, पर मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा। यहाँ की सादगी में जो सुकून है, वह शहर में कहाँ मिलेगा? यह हमारी जमीन है, जहां हमारी माँ और पापा ने हमें पाला। क्या हम इसे छोड़ सकते हैं? मायारा थोड़ा और भावुक होकर छोटू का हाथ पकड़ते हुए। छोटू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर हम शहर जाएंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारे पास सब कुछ होगा और मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए यह सब नहीं कर सकते? छोटू की आंखों में कुछ बदलता है, वह उसकी बातों में खो जाता है। धीरे धीरे मायरा की ओर देखता है। छोटू धीरे से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए। मायरा, तुम्हारे प्यार और जिद ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम सही कहती हो, अगर हमें शहर जाना है तो हम जाएंगे, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूं, कभी भी हमारी जमीन और हमारी जड़ों को हम भूलने नहीं देंगे। हमने जो कुछ भी सीखा है वही हमारे साथ रहेगा। मायरा थोड़ी खुश होकर छोटू के गले में हाथ डालते हुए। छोटू, तुमने वह कहा जो मैंने सोचा था। हम कहीं भी जाएं, हमारी पहचान यही होगी, लेकिन अब हम दोनों साथ रहेंगे और यही हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं और मायरा का दिल हल्का हो जाता है, जैसे उसकी जिद और छोटू की समझ में कोई सामंजस्य आ गया हो। सुबह का वक्त, घर में हलचल है, लेकिन घर का माहौल पहले जैसा नहीं है। छोटू और मायरा अपने सामान को पैक कर रहे हैं। मायरा की आंखों में उम्मीद और डर दोनों हैं, लेकिन छोटू थोड़े उलझे हुए हैं। रामलाल और गंगा बाहर आंगन में बैठकर एक दूसरे से धीमे धीमे बातें कर रहे हैं, बिना ये जान पाए कि उनका बेटा और बहू घर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
छोटू, सब तैयार है? हमें आज ही निकलना है। अगर हम टालते हैं तो फिर कब निकलेंगे? मायरा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम ये सब कर रहे हैं। गांव छोड़ना, अपने माँ बाप को छोड़ना, मुझे क्या समझ में आ रहा है? मायरा थोड़ा भावुक होकर, मैं जानती हूँ छोटू, ये आसान नहीं है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी बनानी है और शहर में हमारे लिए कई मौके हैं। तुम्हें यकीन है ना कि हम सही कर रहे हैं? छोटू की आंखों में थोड़ी घबराहट और दुविधा है, लेकिन उसके दिल में मायरा का प्यार और उसके लिए बेहतर भविष्य की चाहत साफ दिखती है। छोटू धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए, मायरा, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यह छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। यहाँ की जमीन, हमारे पापा मम्मी, ये सब छोड़ देना मेरे लिए आसान नहीं है। मायरा उसे समझाते हुए, हाथ पकड़ते हुए, तुम्हारे माता पिता हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे तुम जहाँ भी जाओ। हम शहर में कुछ बना सकते हैं। तुम्हारे पापा मम्मी तो पहले ही हमें समझाएंगे, हम उनके लिए अच्छा कर सकते हैं। छोटू थोड़ा चुप हो जाता है, फिर वह मुंह से कुछ बोलता है, लेकिन उसका दिल भारी होता है। उसने एक आखिरी बार घर को देखा, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकलते। रामलाल और गंगा बाहर आंगन में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अचानक छोटू और मायरा उनके पास आते हैं। दोनों का चेहरा थोड़े तनाव से भरा हुआ होता है। रामलाल और गंगा उन्हें देखते हैं और यह समझ जाते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बात है बेटा, कुछ सोच रहे हो क्या? पापा मम्मी, हम शहर जाने का सोच रहे हैं। हम वहाँ अपना जीवन शुरू करेंगे। गंगा आश्चर्य और थोड़ी चिंता से अपने बेटे को देखती है। क्या कह रहे हो तुम? शहर? लेकिन तुम दोनों तो यही रहते थे, यही तुम्हारा घर है। तुम दोनों शहर में क्या करोगे? माँ पापा, मैं जानता हूँ कि यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन हम दोनों के लिए शहर में बेहतर भविष्य होगा। आप दोनों हमेशा हमारे साथ हैं, लेकिन हमें अपना रास्ता चुनना होगा। बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हम जानते थे कि एक दिन तुम्हें बाहर जाना होगा, लेकिन जब यह समय आता है तो दिल बहुत दुखता है। तुम कहीं भी जाओ, हमारी दुआ तुम्हारे साथ रहेगी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। गंगा आंखों में आंसू, धीमी आवाज में, तुम जाओ बेटा, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ की जमीन हमारे प्यार और आशीर्वाद के साथ तुम हमेशा जुड़े रहोगे। हमारे दिलों में हमेशा तुम्हारा स्थान रहेगा। मायरा और छोटू की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वे शांत होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस फैसले से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। छोटू धीरे से गंगा और रामलाल के पैर छूते हुए, हमेशा याद रखूंगा माँ पापा, हम जहाँ भी रहेंगे हमेशा आपकी यादों में खोए रहेंगे। रामलाल और गंगा की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वे मुस्कुराते हुए अपने बेटे को बधाई देते हैं। रात का समय, शहर के फ्लैट में छोटू खिड़की के पास बैठा है। मायरा मोबाइल चला रही है। छोटू धीरे धीरे खिड़की से बाहर देखते हुए, आज अचानक पापा की याद बहुत आ रही है, मम्मी की भी, उनकी वो झुर्रीदार मुस्कान। मायरा फोन से नजर हटाए बिना, हूँ तो कॉल कर लो ना, क्या हुआ इसमें? छोटू थोड़ा रूंधे गले से, इतना समय हो गया, एक बार भी बात नहीं की, क्या सोचते होंगे वो, कहीं नाराज तो नहीं? मायरा थोड़ी चिढ़कर, अरे यार छोटू, तुम भी ना हर बात पे इमोशनल हो जाते हो। गांव में तो ऐसे ही होता है सब, वो लोग आदती हैं। छोटू धीरे से मुस्कुराते हुए, आंखें नम, मुझे आदत नहीं है मायरा, मैं तो हर रात वहीं लौट जाता हूँ, आंगन में, जहाँ मम्मी रोटी बेलती थीं और पापा खाट पर बैठे कुछ गुनगुनाते थे। देखो, ये सब बातें करके तुम अपना मूड खराब करोगे। कॉल कर लो और सो जाओ, कल मुझे शॉपिंग भी जाना है। छोटू धीरे से, शायद तुम कभी नहीं समझ पाओगी किस मिट्टी से उठा हूँ मैं, कितने सपनों के बदले मैं यहाँ आया हूँ। छोटू की आंखों से एक बूंद आंसू टपक पड़ती है, लेकिन मायरा बगल में अपने नेल पॉलिश के रंग पर ध्यान देती है। छोटू भावनात्मक रूप से टूटने लगता है अपने माँ बाप की याद में। मायरा बिल्कुल उदासीन रहती है, भावनात्मक दूरी साफ दिखती है। एक अंदरूनी अकेलापन छोटू को धीरे धीरे घेरने लगता है। आंगन की मिट्टी ठंडी है, रात का सन्नाटा है। गंगा खाट पर पड़ी है, रामलाल चुपचाप उसके पास बैठा है। गंगा धीरे से आंखें खोले हुए, रामू, अब तो इस देह को भी भरोसा नहीं। शायद कल सुबह सूरज उगे या ना उगे, लेकिन एक बार, बस एक बार
मेरा छोटू आ जाता। रामलाल कंपकंपाती आवाज में। गंगा, अब किस उम्मीद पे जिंदा रखूं तुझे? बेटा, जिसे अपनी बीवी का पलंग छोड़ने की फुर्सत नहीं, उसे माँ के आंचल की सौंधी गंध कैसे याद आएगी? गंगा हल्की सी मुस्कान के साथ। मैंने तो कभी शिकायत नहीं की रामू। वो तो मेरा राजा बेटा था ना। हर बार जब छूकर कहता था, अम्मा तू सबसे प्यारी है। अब कौन कहेगा ऐसा? रामलाल हाथ जोड़ते हुए, आंखों से टपकते आंसुओं के बीच। भगवान, तूने हमें खेतों में पसीना बहाने से नहीं रोका, भूखा सुलाया, छप्पर टपकाया, सब सह गए, पर अब ये न सहा जाएगा। अपनी संतान का यूं भुला देना, ये तो जान से भी भारी है। गंगा बहुत ही धीमे स्वर में, टूटती सांसों के बीच। रामू, अगर मैं चली जाऊं तो छोटू से कहना उसकी माँ ने आखिरी बार भी वही साग और बाजरे की रोटी सोची थी जिसे वो बचपन में चूल्हे के पास बैठकर खाया करता था। रामलाल अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। खाट के पास बैठकर उसकी हथेली पकड़कर फफक पड़ता है। गंगा, एक बार आंखें खोल, छोटू के लिए नहीं, मेरे लिए, क्योंकि तेरे बाद इस घर में अब कोई नहीं बचेगा जो मुझे रामू कहे। शाम का वक्त था। रामलाल खाट पर बैठे थे और गंगा वहीं आंगन में एक पुरानी चादर ओढ़े खांस रही थी। उसकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही थी। भूख कम लगती, आवाज धीमी पड़ गई थी। गंगा, तेरा चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा है। डॉक्टर कहता है आराम की जरूरत है, लेकिन तेरे दिल का आराम तो बस छोटू की एक झलक है ना? हाँ रामू, बस एक बार उसकी आवाज सुन लो, कह दे कि माँ मैं आ रहा हूं, तो ये जान भी शांति से चली जाएगी। रामलाल उठकर अंदर चला जाता है। टूटी मेज पर बैठकर एक खत लिखता है, कांपते हाथों से। बेटा छोटू, तेरी माँ बहुत बीमार है, अब ना खाती है, ना ठीक से बोल पाती है, दिन रात तुझे ही पुकारती है। बेटा, अगर इस खत के बाद तू ना आया तो शायद तुझे वो मुंह से पुकार भी ना पाए। आखिरी बार तुझसे मिलने की तमन्ना है। आ जा बेटा, तेरा बाप रामलाल। रामलाल जैसे तैसे खत पोस्ट करवा देता है, लेकिन उधर शहर में जब चिट्ठी पहुंचती है तो डाकिया की आवाज सुनकर मैरा दौड़कर दरवाजा खोलती है। चिट्ठी देखती है, गांव से आई है, माँ बाप की। उसका चेहरा एक पल को सख्त हो जाता है। मेरा धीरे से बुदबुदाती है, हर बार ये लोग ही तो हैं, जब भी हम आगे बढ़ने लगते हैं पीछे खींच लेते हैं। चिट्ठी को बिना खोले वो अलमारी के नीचे छुपा देती है। छोटू घर आता है, थका हुआ। कुछ आया क्या गांव से? नहीं, कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। उधर गांव में रामलाल और गंगा एक एक दिन गिनते हैं। गंगा हर रोज रामलाल से पूछती है, क्या छोटू ने खत का जवाब भेजा? नहीं गंगा, शायद रास्ता लंबा है या छोटू बहुत बिजी है, पर आएगा, जरूर आएगा। काश वो जल्दी आए, वरना ये आंखें इंतजार में ही थक जाएंगी। रामू, आंगन की मिट्टी ठंडी हो चुकी है। दूर कहीं चिड़ियों की आवाजें गूंज रही हैं। घर के अंदर रामलाल एक पुरानी खाट के पास बैठा है। खाट पर गंगा लेटी है, बहुत कमजोर, आंखें आधी खुली, सांसें भारी। गंगा कमजोर आवाज में, रामू लगता है अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसी बात मत कह गंगा, अभी तो खेत में सरसों आई नहीं, तू कैसे जाएगी? गंगा धीरे से मुस्कुराते हुए, सरसों का साग इसी साल छोटू के लिए बनाना चाहती थी। वो तो कहता था ना, माँ तेरे हाथ की रोटी खाऊंगा। अब पता नहीं। मैंने उसे खत लिखा था गंगा, बड़ी उम्मीद से लिखा था कि तेरी माँ तुझे पुकार रही है, आखिरी बार, बस एक बार आजा बेटा। क्या जवाब आया? रामलाल झूठ बोलते हुए, लिखा है आएगा जल्दी। गंगा चुप हो जाती है। उसकी आंखों से 2 आंसू बह निकलते हैं। तेरे पांव की आहट भी सुनती हूँ। अब रामू, हर बार लगता है छोटू आया। वो आएगा गंगा, वो जरूर आएगा। उधर शहर में छोटू और मायरा एक मॉल से शॉपिंग करने के बाद घर आ जाते हैं।
हंसी मजाक चल रहा है। तभी छोटू की नजर अलमारी के पुराने कपड़ों के नीचे एक चिट्ठी पर पड़ती है। छोटू पढ़ते हुए अविश्वास में, तेरी माँ बहुत बीमार है, अगर आ सकता है तो आजा, शायद यही आखिरी बार हो। ये तो 1 महीना पुराना है। मायरा थोड़ी झिझक से, छोटू तुम परेशान हो जाओगे, इसीलिए मैंने वो चिट्ठी के बारे में नहीं बताई। मैंने देखा था, पर सोचा तुम फिर गांव जाने की जिद करोगे। छोटू वहीं बैठ जाता है जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। मेरी माँ सिर्फ मुझे देखना चाहती थी और मैं यहाँ तुम्हारी सुंदरता और कपड़े गाड़ी के पीछे भाग रहा था। वो फौरन उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। मायरा के पास गया, थोड़ा कांपती आवाज में, मेरी माँ मरने वाली है शायद, और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। मायरा थोड़ी झिझक से, छोटू तुम परेशान हो जाओगे, इसीलिए मैंने वो चिट्ठी के बारे में नहीं बताई। छोटू रूंधे गले से, गुस्से और दर्द में, तूने मेरा सबसे बड़ा अधिकार छीन लिया। मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाया। अगर उन्हें कुछ हो गया ना, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, साथ में तुम्हें भी। वो फौरन लैपटॉप खोलता है, टिकट बुक करता है, एक छोटा बैग पैक करता है, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े, माँ के लिए हाथ से सिलवाए हुआ रेशमी साड़ी और पापा के लिए पुराना रेडियो। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो मैं खुद को बेटा कहने लायक नहीं रहूंगा। बिना एक पल गंवाए वो टैक्सी लेता है और रेलवे स्टेशन की ओर भागता है। बारिश में भीगते हुए ट्रेन में चढ़ता है। खिड़की से बाहर अंधेरा, लेकिन दिल में उम्मीद का एक दिया जल रहा था। रामलाल बाहर खाट पर बैठे थे, चेहरा झुर्रियों से भरा, नजरें खोई हुई जैसे किसी और दुनिया में हो। छोटू जैसे ही आंगन में घुसा, रामलाल ने उसकी ओर देखा। 2 सेकंड को पहचान नहीं पाए, फिर कांपते हुए उठे। बाबा, माँ कैसी है? मुझे माँ के पास ले चलो। रामलाल ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी उंगली पकड़कर भीतर ले गए। भीतर अंधेरे कमरे में गंगा देवी बिस्तर पर पड़ी थीं, चेहरा पीला, सांसें हल्की, आंखें आधी खुली और सामने ताकती। शायद किसी का इंतजार था। छोटू दौड़ते हुए उनके पास जाकर गिर पड़ा। छोटू फूट फूट कर माँ की हथेली को चूमता है। माँ, मैं आ गया माँ, देखो तुम्हारा छोटू आ गया। गंगा की सूखी पलकों से एक आंसू बह निकला। होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। छोटू ने उनके हाथ थाम लिए। माँ मेरी गलती थी, मैंने देर कर दी, तू माफ कर दे। तू बस कुछ कह दे माँ, एक बार कह दे छोटू। छोटू की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वो माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोता है। तूने तो बस चाहा था कि मैं बड़ा आदमी बनूं, लेकिन मैं तो इंसान बनना ही भूल गया माँ। अचानक गंगा की आंखें थोड़ी सी खुलती हैं। बहुत धीरे, बहुत थकी सी आवाज आती है। छोटू तू सच में आ गया? माँ मैं बहुत देर कर दिया माँ, तू माफ कर दे। गंगा की आंखों से एक आंसू निकलता है, वो उसके गाल पर बह जाता है। गंगा धीरे धीरे छोटू के सिर पर हाथ रखती है। मैं अब चैन से मर भी जाऊं बेटा, तू बस अब इस घर में रह, तेरे बिना ये घर मर गया है। छोटू अपने आंसुओं में डूब चुका था। उसकी रुलाई थम नहीं रही थी। रामलाल पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है, पास आकर बैठ जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। बहुत देर हो गई बेटे, बहुत देर तू आया तो सही। अब बस दुआ कर कि तेरी माँ की आंखों में तुझे देखने की ताकत बची हो। कमरे में सन्नाटा, सिसकियों की आवाज और एक बेटे की टूटती आत्मा। कमरे में सिर्फ 3 इंसानों की सिसकियों की आवाज थी, जैसे वर्षों की चुप्पी आज टूट रही हो, जैसे कोई टूटा हुआ रिश्ता आज फिर से जुड़ गया हो, जिसे घर कहते हैं। उन्होंने अपने पुराने संघर्षों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की, जिसमें संतोष और समझदारी प्रमुख थी। इसके बाद वे लोग खुशी और शांति से अपना जीवन जीने लगते हैं। कुछ महीने बीत जाने के बाद सुबह की ठंडी हवा में आंगन वीरान पड़ा था। रामलाल अपने टूटी सी चारपाई पर बैठे, बीते कल को ताकते हुए गहरे सोच में डूबे थे। गंगा अंदर लेटी थी, निढाल, और अब बस सांसें ही बची थीं, उम्मीदें नहीं। तभी दरवाजे की चूं की आवाज हुई। रामलाल चौंक गए। मायरा उनके पैरों पर गिर पड़ी। बाबूजी माफ कर दो, बहुत बड़ा पाप किया है मैंने आपका बेटा छीन लिया, आपसे माँ का आंचल सूना कर दिया, आपका घर आपसे ही पराया कर दिया। रामलाल का गला भराया। वो कुछ कह नहीं पाए, बस हाथ उठाया, कांपते हुए मायरा के सिर पर रखा। बेटी तू घर लौट आई, ये काफी है हमारे लिए। अब तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। मायरा दौड़ते हुए गंगा के कमरे में गई। गंगा की आंखें बंद थीं। मायरा ने धीरे से उनका हाथ थामा और फफक पड़ी। माँ एक बार आंखें खोलो, बहू नहीं बेटी बन के लौटी हूँ। गंगा की पलकों में हरकत हुई। धीरे से आंखें खुली। धुंधली नजरों से मायरा को देखा, होंठ कांपते हुए।
गई मेरी बेटी। और फिर धीरे धीरे आंखें बंद हो गईं, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था, एक माँ के लौटे हुए बच्चे का सुख। छोटू चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो भी जाकर रामलाल के गले लग गया। बाबा, एक बहुत बड़ा बेटा बन गया था, लेकिन आपका बेटा रह नहीं सका। माफ कर दो मुझे। रामलाल ने दोनों को अपने गले से लगा लिया। उस दिन के बाद उस घर में फिर से चूल्हा जला। मायरा ने अपने हाथों से सरसों का साग बनाया। गंगा ने आंखें मूंदे वही महक महसूस की और रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारे घर फिर से घर जैसा लगने लगा है। यहाँ कुछ मुख्य सीखें जो इस कहानी से दिल को छू जाती हैं। अंत में यह कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्ते वक्त मांगते हैं, पर सबसे ज्यादा चाहते हैं समझ और साथ। जिंदगी में सबसे बड़ा सुख अपनों का साथ है और सबसे बड़ा दुख अपनों का दूर हो जाना। रिश्तों की कदर वक्त रहते करना ही असली समझदारी है। गलती हर किसी से हो सकती है, पर माफी से रिश्ते फिर से संवर सकते हैं। मायरा का लौट आना और गंगा की आंखों से उसे माफ कर देना, यह हमें सिखाता है कि प्रेम और माफी में बहुत ताकत होती है। माँ बाप का प्रेम वो नमी है जो वक्त की धूप में भी नहीं सूखती। बेटा दूर चला जाए, रिश्तों में गलतियां आ जाए, पर न शिकायत होती है न शर्त, बस इंतजार, माफी और वो खामोश दुआएं होती हैं जो लौट आने वाले कदमों को पहचान लेती हैं। खून के रिश्ते टूटते नहीं, बस थक कर बैठ जाते हैं, और जब प्रेम लौटता है तो चुप आंखें भी कह जाती हैं, सब माफ है बेटा। माँ बाप का प्रेम वो नमी है जो वक्त की धूप में भी नहीं सूखती। बेटा दूर चला जाए, रिश्तों में गलतियां आ जाए, पर न शिकायत होती है न शर्त, बस इंतजार, माफी और वो खामोश दुआएं होती हैं जो लौट आने वाले कदमों को पहचान लेती हैं। खून के रिश्ते टूटते नहीं, बस थक कर बैठ जाते हैं, और जब प्रेम लौटता है तो चुप आंखें भी कह जाती हैं, सब माफ है बेटा।